50 MCQs हमने कर लिए थे। 51 नंबर MCQs है हमारे पास। 1000 watt heater is rated to operate at a direct current of 10 ampere. If the heater is supplied alternating current for producing the same quantity of heat, the value of current should be। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक हीटर है, ठीक है, और उसकी जो रेटिंग है वो कितनी है 1000 वाट और 10 एम्पियर DC की। तो अब इस करंट को जो है इस हीटर को चलाने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट दिया गया, और अल्टरनेटिंग करंट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट है वो सेम प्रोड्यूस हो फॉर DC करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब देखें RMS के लिए मैंने आपको एक पूरी एक स्टोरी सुनाई थी थोड़ी सी शुरू में, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। MCQ से पहले जब हमने थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे हमने RMS की वैल्यू को डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि हमारे RMS की वैल्यूज़ को RMS वैल्यूज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये थी कि जब हमें सेम हीटिंग इफेक्ट रिक्वायर होता है अल्टरनेटिंग करंट में DC करंट के जैसा, फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पियर करंट अगर हम मुझे मिल रहा है, ठीक है, DC करंट में, और अगर मैं चाहता हूँ कि जितना हीटिंग इफेक्ट जो है वो 10 एम्पियर DC ने प्रोड्यूस करवाया है उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो है वो मुझे AC प्रोड्यूस करवाए, तो मुझे उस टाइम पे उस करंट की अल्टरनेटिंग करंट की वो वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जिसका सेम इफेक्ट हो। ठीक है, सेम इफेक्ट का मतलब ये है कि जितनी हीट DC देगी उतनी ही हीट जो है वो AC दे। तो वो जो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमारे पास सेम हीटिंग इफेक्ट आता है वो वैल्यू एक्चुअली हमारे पास होती है RMS की। तो इसलिए हमारे पास अगर 10 एम्पेयर जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो 10 एम्पेयर ही AC का जो होगा वो RMS में वो हमारे पास जो है वो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके पास, एक पीक वैल्यू है, एक आपके पास एवरेज वैल्यू है, एक RMS वैल्यू है। तो यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, DC वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर विल प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट एज ऑफ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर AC। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद है द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज शोन इन फिगर 7 is। ठीक है, ये फिगर हमें गिवन थी बुक में। ठीक है, इसको ड्रा किया हमने, उसके बाद हमने ये कहा कि इसकी RMS वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखें ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है, अब ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए हमने ऊपर ड्राइव भी किया था ये फार्मूला। ठीक है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने तो पहले वो थ्योरी वाली वीडियोस देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं ये वाली, तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन था वो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इसका जो पीक वैल्यू है, देखें V पीक डिवाइडेड बाई 3√3 है। सो V पीक यहाँ पे हमारे पास कितने है Y मैक्स, सो Y मैक्स यहाँ पे आ गया और डिवाइडेड बाई √3 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, सो Y मैक्स डिवाइडेड बाई √3। सो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है द पीक फैक्टर ऑफ द अबव वोल्टेज इज़। ठीक है, अब पहले तो हमें ये पता नहीं था कि ये वोल्टेज क्या है, या मतलब यहाँ से हम देख के कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो अब वोल्टेज का जो पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर हमें पता है किसके इक्वल होता है मैक्सिमम वैल्यू, जो ये वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे आपके पास अगर Y मैक्स आ रहा है तो यहाँ 45 डिग्री पे या कहीं पे आपके पास RMS वैल्यू कहीं ना कहीं आ रही होगी। तो Y मैक्स डिवाइडेड बाय जो आपके पास RMS वैल्यू आई है, ठीक है, RMS वैल्यू है Y मैक्स डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है पीक फैक्टर की वैल्यू बन जाती है, यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू Y मैक्स है, डिवाइड बाय RMS के लिए Y मैक्स डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो वो हमारे पास एक्चुअली बन जाएगा √3। सो √3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है 1.732 का। ये ऑप्शन बुक में गिवन है, लेकिन जो की के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो 1.41 का है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे बुक की जो की है उसमें जो आंसर है यहाँ पे गलत है। सो काफ़ी सारे आंसर गलत होंगे। ठीक है, शुरू में भी ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर हमने काफ़ी सारे MCQs जो थे वो बताए थे कि कौन कौन से MCQs आपके जो है वो गलत हैं, और उनका जो करेक्ट आंसर था वो भी आपको बताया गया था। यहाँ पे भी बस आपको मेथड बता दिए, फार्मूला बता दिए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ये सामने है। ठीक है, किस तरह से ये वैल्यू आई ये भी आपको फार्मूला पता है। ठीक है, वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई है। सो 1.732 जो है वो करेक्ट है, जो बुक वाला है वो गलत है। अभी ये आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑप्शन लगाते हैं टेस्ट में। उसके बाद है द एवरेज वैल्यू फॉर द अबव वोल्टेज इज़। अब एवरेज वैल्यू जो होती है वो Y मैक्स डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एवरेज वैल्यू है। उसके बाद है द फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर हमारे पास RMS बाई एवरेज होता है।
ये वही वेव फॉर्म है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो RMS वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वाई मैक्स डिवाइडेड बाई √3। जब ये RMS वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज वैल्यू से वाई मैक्स डिवाइड बाई 2 से, तो वाई मैक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास 2 डिवाइड बाई √3 जो है वो आंसर आ जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है विद रेफरेंस टू फिगर 8 विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये फिगर 8 हमें गिवन थी बुक में, और उसमें डिफरेंट हमारे पास केसेस हैं कि इसमें से कौन सा करंट जो है वो लीड कर रहा है, कौन सा करंट जो है वो लैग कर रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, I2 इज़ लीडिंग करंट I1। देखें ये एक I2 है हमारे पास, ये एक करंट I1 है। अब मैंने आपको जब लैगिंग और लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है जब मैं आपको दे रहा था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि भाई ये वेव फॉर्म आगे है तो ये लीड कर रही है, ये वेव फॉर्म पीछे है तो ये लैग कर रही है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपको गिवन हो तो आपने इस चीज़ को देख के अगर ये डिसाइड किया कि आपके पास I2 लीडिंग है और I1 जो है वो लैगिंग है, तो ये आपका कंसेप्ट मे बी इस केस में ठीक हो जाए, लेकिन बाकी केसेस में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। जबकि करेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो ये था कि आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जब आपकी वेव फॉर्म स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से देखें ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और ये वैल्यू भी 0 से पहले स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। ये जो I2 की वैल्यू है ये 0 से पहले स्टार्ट हुई होगी। या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट देख लें, या फिर आप ये चीज़ देख लें कि इन दोनों में से जो पीक वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले जो है ना कौन सा सिग्नल जो है, कौन सी वेव फॉर्म जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रही है। जो पहले अचीव करेगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को वो आपकी लीडिंग होगी, जो बाद में करेगी वो लैगिंग होगी। अब देखें ये हमारा जो I1 है, ठीक है, I1 हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो I2 है ये यहाँ से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये 0 से भी पहले यहाँ पे कोई एक वेव फॉर्म होगी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब -2 से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव कर ली होगी 0 से भी पहले, ठीक है, इसने 0 से भी पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली होगी। देखिए यहाँ पे अगर I2 है तो ये यहाँ से मैं इसको अगर मैं ड्रा करूँ तो ये यहाँ से आके यहाँ पे कहीं पे इसने मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव कर ली होगी। लेकिन अगर हम I1 की बात करें तो I1 अभी यहाँ पे आके अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये I1 जो है वो एक पॉइंट पे लेट पहुँच रहा है और I2 जो है वो बहुत पहले उस पॉइंट से होके गुजरा है। तो इसका मतलब यह है कि I2 जो है वो लीड कर रहा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू को आप नहीं भी देखते, आप किसी दूसरी वैल्यू को देख लें, ठीक है, आप इस वैल्यू को देख लें कि जब आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है तो ये इस पॉइंट को कब आपकी वेव फॉर्म जो है वो टच कर रही है। तो देखेंगे ये जो I2 की जो वेव फॉर्म थी ये बहुत पहले टच कर रही है, और ये जो I1 है ये आगे जाके बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आके टच कर रही है। अगर ये मैं कहूँ कि यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 10 सेकंड थे, तो ये 4 सेकंड पे आके I2 जो है वो टच कर रहा है और ये 10 सेकंड पे आके टच कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो 4 सेकंड वाला है वो पहले अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये I2 जो है वो क्या कर रहा है, हर हिसाब से, हर पॉइंट के हिसाब से I2 जो है वो लीड कर रहा है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। थ्योरी के अंदर भी हमने इनको डिस्कस किया था। उसके बाद ये MCQ है, इस MCQ को सॉल्व तो कर लिया है, ठीक है, काफ़ी लेंथी सोल्यूशन है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पहले से पता भी होगी लेकिन दोबारा मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बुक के अंदर, MCQ बुक के अंदर, कि क्वेश्चन 57 से लेके क्वेश्चन 60 तक आपके पास ये डेटा गिवन है, ठीक है, मतलब कि 3 या 4 क्वेश्चन के लिए डेटा ये एक ही डेटा गिवन है। अब हमने इस डेटा को यूज़ करके 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कभी भी किसी भी टेस्ट के अंदर आपका इस तरह के जो MCQs हैं वो नहीं आते, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ये सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर सर्किट एनालिसिस है, ठीक है, ACA, तो पूरे टेस्ट के अंदर सर्किट एनालिसिस से 2 या 3 MCQs आएंगे, ठीक है। और कोई भी टेस्ट मेकर कभी भी इस तरह से MCQ नहीं बनाता कि एक ही चैप्टर से और एक ही पेज से आपके जो ये तीनों MCQs हैं ये उठा दे, ठीक है। एक चैप्टर से वो एक MCQ उठाएगा, दूसरे चैप्टर से वो दूसरा MCQ उठाएगा, इस तरह से। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी यही होती है कि ऐसा MCQ लिया जाए जहाँ पे बाकी चीज़ें भी कवर हो रही हों, ठीक है। तो ये इस तरह का जो MCQs होते हैं ये बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम चांसेस है कि इस तरह के MCQ आएँ, ठीक है। जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ भी होता है वहाँ पे भी इस तरह के जो MCQ हैं वो नहीं आ सकते। तो बाकी ये है कि मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें एरर है, जो आपके ऑप्शन है गिवन है वो आपके गलत हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सॉल्व करने के बाद जो है मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये जो
ऑप्शन गिवन है ये गलत है, ठीक है। बता रहा वो पूछता हमसे आरएमएस वैल्यू है, और ऑप्शन में जो बताता है वो यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में वो कहता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी इसके इस साइकिल के लिए, लेकिन जब ऑप्शन गिवन होते हैं की के अंदर तो वो ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली एवरेज वैल्यू का ऑप्शन होता है। सो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये इस बुक में मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। तो एनी हाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कह रहा है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो ये कह रहा है कि आपका सिग्नल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और 0 से अल्फ़ा तक आपके पास एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती रही, ठीक है। और उसके बाद अल्फ़ा से लेके पाई माइनस अल्फ़ा तक आपके पास जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट रही, जो कि एफ एम की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, एफ एम वैल्यूज़ की रही। फिर उसके बाद ये जिस तरह से ये इंक्रीज़ की थी उसी हिसाब से ये इस वैल्यू को इसने डिक्रीज़ कर लिया फ्रॉम पाई माइनस अल्फ़ा टू सी। सो ये स्टेटमेंट में गिवन था हमें, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ ऊपर गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी फिगर बनाई गई है। अब जब आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है या एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैंने आपको पूरा मेथड जो है वो सिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने इस तरह की वेव फॉर्म का आरएमएस या एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें एरिया रिक्वायर होगा, ठीक है। मैं आपको ये पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। ये बुक के अंदर भी है, आप इस यहाँ पे इस वीडियो को पास करके यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से अगर आपको ये करना पड़ जाए, ठीक है, तो आप किस तरह करेंगे। सो मेथड में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया ट्राइंगल जो बन रही है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। इन तीनों एरियाज़ को आपने प्लस करके फिर उसके बाद डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, जो आपका टोटल टाइम पीरियड है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपने इसका मीन फाइंड कर लिया। जब मीन आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रूट ले लेंगे तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका सारा बस यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें ये जो आपके पास स्लोप बन रहा है, स्लोप की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये स्लोप आप फाइंड करेंगे तो उसके बाद ये स्क्वायर है, ये तो हमारे पास ए से लेके बी तक ये एफएम की वैल्यू है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्लोप यहाँ पे आपको गिवन है वही स्लोप यहाँ पे होगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सो एक दफ़ा आपने इसको फाइंड कर लिया, एक दफ़ा आपने इसको फाइंड कर लिया, उसके बाद जस्ट इस वैल्यू को आप माइनस के साथ इसको साथ लगा सकते हैं स्लोप के लिए। सो ये सारा मेथड आप इसको यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है बीच में, कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट भी लिखी हैं यहाँ पे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एक रफ़ पेज पे लिखी गई हैं, वो यहाँ पे अब लिखना मुझे मुनासिब नहीं लगा, ठीक है। सो आप क्या करें, बस आप इसका आइडिया ले लें कि किस तरह से इसकी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये सोल्यूशन आप इसको नोट डाउन कर लें। तो इस सारे मेथड के बाद जो फाइनल मेरे पास वैल्यू आती है आरएमएस की, वो ऑप्शन आता है एफ एम इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। सो ये आपके पास आरएमएस की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है, जबकि बुक के अंदर जो आरएमएस की वैल्यू गिवन है ऑप्शन में वो ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। एफ एम पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई पाई, और ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये क्या थी, ये उसकी आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू थी, वो भी हमने यहाँ पे ये फाइंड कर ली है। सो एफ एम इंटू पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई पाई। सो इस तरह से आपके पास ये एवरेज वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर वन साइकिल विल बी, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू मैंने आपको बता दिया था कि एवरेज वैल्यू इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअली आरएमएस के ऑप्शन में गिवन है वो एक्चुअली इसकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। एवरेज वैल्यू हमने यहाँ पे ये फाइंड की हुई है। सो जो 58 का जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है, 59 का जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है और आपने ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कहाँ पे पुट करनी है, आरएमएस का जो फार्मूला है, ठीक है। आरएमएस का फार्मूला आपका एक्चुअली ये है, इसमें अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट होगी, लेकिन जो की के अंदर है, ठीक है, वो 3fm/5 के वन है, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद 60 नंबर MCQs है, सेम वही MCQ है, आपने आरएमएस की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर अल्फ़ा इक्वल टू पाई/2। सो आरएमएस की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ पे पाई/2 पुट करनी है, ये भी आपका जो ऑप्शन आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे जो गिवन है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक एक्चुअली कहाँ से हुई, मे बी हांडा ने ये MCQ जहाँ से उठाया, जहाँ से पिक किया,
वहाँ पे जो पहला MCQ था यहाँ पे RMS वैल्यू नहीं पूछी गई होगी यहाँ पे, बल्कि एवरेज वैल्यू पूछी गई होगी। ठीक है, जब एवरेज वैल्यू पूछी गई होगी तो फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। और वहाँ जब नेक्स्ट MCQ में यहाँ पे एवरेज वैल्यू की जगह RMS वैल्यू पूछी गई होगी तो उस टाइम पे फिर, क्योंकि ये ऑप्शन वैसे भी गलत है, तो यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे RMS वैल्यू नहीं बल्कि एवरेज वैल्यू हो, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे जाके ठीक बन जाएंगे। सो ये क्योंकि लिंक कर रहे थे, एक ऑप्शन गलत हुआ तो उसके बाद आगे सारे यूज़ हो रहे थे, तो ये सारे के सारे बुक वाले ऑप्शन गलत हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो MCQ नंबर 61 है उसको डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो MCQ थे, 3 से 4 MCQ हमारे यहाँ पे बुक में गलत थे, बाकी शुरू वाले MCQ काफ़ी ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ नंबर 61 को, और मज़ीद जितने भी पॉसिबल हुए MCQs उनको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।